हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम जानेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी माइनर। इसकी हम क्या देखेंगे, यूनिट 1 आनुवांशिकी का अवलोकन। इसमें आज हम जानेंगे गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, कायिक या दैहिक गुणसूत्र, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। और इसी प्रकार से दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र, या जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या होती है कि जैसे कि हमारे शरीर में ये एक प्रकार से क्या गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? एक प्रकार से एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जो मानव की एक कोशिका होगी उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इन 46 गुणसूत्र में क्या होता है कि ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये एक प्रकार से 23 और 23 के पेयर में पाए जाते हैं। अब इनमें जो लास्ट का जो 23वां गुणसूत्र होता है, ठीक है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो क्या कहलाता है? हमारा लिंग गुणसूत्र, या जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी के जो 22 होते हैं, एक से लेके जो 22 तक के क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कायिक या दैहिक गुणसूत्र। इसकी थ्योरी की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग के 22 जोड़ी, मतलब कि ये 23 जोड़ी थे यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहले के एक से लेके 22 तक के, तो क्या हो गया, स्टार्टिंग के 22 जोड़ी अथवा 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। मतलब कि जो 46 में से जो 22 होते हैं या 46 में से 44 गुणसूत्र कैसे होंगे? ऑटोसोम्स। या 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी तक के होंगे स्टार्टिंग के, वो क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम्स कहलाएंगे। और जो यही वाले जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो कायिक लक्षण होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो ऑटोसोम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कायिक या दैहिक गुणसूत्र, ये हमारे शरीर में कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है सेक्स क्रोमोसोम। इसके द्वारा क्या होता है? एक प्रकार से मेल या फीमेल का निर्धारण होता है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़े का पेयर होता है, उसमें वो एक प्रकार से क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। उसमें क्या होता है, जैसे जो 23वां जोड़ा होता है, यदि यदि उस जोड़े में एक्स एक्स पाया जाता है तो वो किसका निर्धारण करता है? मादा का, मतलब कि वो मादा हो गए। और यदि 23वें जोड़े में जो क्रोमोसोम होंगे, यदि वो एक्स वाई को डिनोट करते हैं तो वो क्या होंगे? नर होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? मेल या फीमेल का निर्धारण करते हैं। और एक प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पे जो 23वां जोड़ा होता है, ये वाला कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम। इसे हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, या इसे या इन्हें हम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? गुणसूत्र के मुख्यतः दो प्रकार को जाना, कायिक और लिंग गुणसूत्र। लेकिन अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। अभी हम, ये तो मुख्य था, लेकिन हम किसके आधार पर जानते हैं? जो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, और तीसरा एक्रोसेंट्रिक, और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सेंट्रोमियर होता क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। अब ये गुणसूत्र हो गया। अब इन दोनों के बीच में कि एक पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? इन दोनों को गुणसूत्रों के प्रकार से डिवाइड कर रहा है। तो यही भाग क्या होता है? हमारा सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर भी ऐसे ये एक प्रकार से आधा आधा अर्ध गुणसूत्र है, इन दोनों को मिलाने वाला है एक यहाँ पे होता है सेंट्रोमियर। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है? गुणसूत्र। तो ये जो होता है, ये वाला बिंदु, ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। तो हम इसी की स्थिति के आधार पर देखेंगे, किसके? जो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर हम क्या देखेंगे? गुणसूत्र के प्रकार, जो कि इस प्रकार से। अब हम इनको एक एक करके इनकी संरचना को ड्रॉ करेंगे। यदि हम पहले प्रकार की बात करें, किसकी? मेटासेंट्रिक की। इसे हम कौन नाम से जानते हैं? किसे? मध्य केंद्रकी के। अब इसमें होता क्या है कि जो मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में जो सेंट्रोमेयर होता है वो कहाँ पे होता है? मध्य में स्थित रहता है, एवं इसकी दोनों भुजाएं लगभग बराबर होती है। अब ये जो तो थ्योरी हो गई, अब हम इसको एक ड्रॉ करके देखते हैं। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देती। इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रोमियर वो कहाँ पे? बीच में या मध्य में, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया? मध्य केंद्र की। और जो भुजाएं होती हैं एक प्रकार से क्या? लगभग बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से कौन सा प्रकार हो गया हमारा? मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की प्रकार।
अब हम दूसरे की बात करेंगे, सब मेटासेंट्रिक। जो सब मेटासेंट्रिक होता है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, किसे? उप मध्य केंद्रकीय से। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है ना, कि इसमें मतलब कि सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है ये कहाँ पर होता है? मध्य बिंदु, यहाँ मान लो मध्य बिंदु कहाँ पर होता है? यहाँ पे होता है। तो मध्य बिंदु से यहाँ पे है थोड़ा दूर स्थित होता है। इसलिए क्या होता है, इसकी दोनों भुजाएं समान नहीं दिखाई देती। इसकी तो दोनों भुजाएं कैसी? असमान है, मतलब समान दिखाई नहीं देती। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये सब मेटासेंट्रिक। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार होता है वो क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक। इसे एक और नाम से जाना जाता है अग्र बिंदु। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर को देखें, तो जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कि इस प्रकार के गुणसूत्रों में कुछ इस प्रकार संरचना दिखाई देती है कि जैसे कि कोई छड़ हो। जो ये संरचना दिखाई दे रही है किसके समान दिखाई दे रही है? एक छड़ के भांति। इसमें क्या हो रहा है कि एक इन गुणसूत्रों में एक भुजा काफ़ी छोटी और दूसरी भुजा क्या होती है? काफ़ी बड़ी होती है। तो इस स्थिति को हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक या अग्र बिंदु। और ये कौन सा गुणसूत्र हो जाता है? एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। इसी के साथ जो फोर्थ नंबर में होता है वो कौन सा? टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। ये इसका दूसरा नाम होता है अंतःकेंद्री गुणसूत्र। ठीक है। अब इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या होता है, तो जैसे हम ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसी के आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर आगे की ओर स्थित होता है। सेंट्रोमियर कहाँ पर? एक प्रकार से आगे की ओर स्थित है। इसके कारण गुणसूत्र की केवल एक भुजा दिखाई देती है। इसमें क्या हुआ, आगे स्थित है तो एक भुजा बस दिखाई दे रही है, दूसरी भुजा नहीं दिखाई दे पाती। जैसे कि इन सभी में दो दो भुजा दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, भुजा दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक भुजा दिखाई देती है। इस लेकिन क्या होता है, ये एक प्रकार से ये गुणसूत्र पाया ही नहीं जाता। लेकिन क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें कुछ व्यक्तियों में कुछ रेयर कंडीशन है तो उनमें ये पाया गया है, इसलिए इसको अंत में रखा गया है। इसमें फोर्थ नंबर के गुणसूत्र में से रखा गया है, अर्थात इसे क्या बोलते हैं? अंतकेंद्री गुणसूत्र। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार कितने थे? 4 प्रकार के, जो कि इस प्रकार से है। अब हम जानेंगे गुणसूत्रों के कार्य या फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गुणसूत्रों का हम यदि पहला कार्य देखें तो गुणसूत्र जीवों की शारीरिक क्रियाओं जैसे विकास, प्रजनन, प्रकारात्मक कार्य आदि का संचालन करते हैं। अब सेकंड कार्य क्या होता है गुणसूत्रों का, कि यह आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कुछ मतलब कि इसमें सूचनाओं को कौन संचारित करता है, एक प्रकार से जो गुणसूत्र में जो जीन होते हैं वह करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो बच्चा होता है किसी का भी, वो बोलते हैं कि कहीं ये मौसी की तरह है, कहीं मामा की तरह है, ये दादी की तरह है, दादा की तरह। मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है कि एक प्रकार से सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। इसका तीसरा कार्य क्या होगा कि गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन से जीवों में अनेक परिवर्तन या नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कैसा होता है कि कोई गुणसूत्र की मान लो कमी हो जाती है तो उसके कारण कोई रोग हो जाता है, अधिकता भी हो जाती है तो उससे भी रोग होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक सेपरेट वीडियो हो सकता है कि जैसे कौन से गुणसूत्र की कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार से, और कौन से गुणसूत्र की, मान लो किसी गुणसूत्र की अधिकता होगी तो क्या होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं परिवर्तन या नए लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से गुणसूत्रों का कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा कार्य क्या हो जाएगा हमारा, कि जो गुणसूत्र होता है वो गुणसूत्र का हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग केंद्रिका का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ध्यान से सुनिए कि मान लो एक कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। अब केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, एक प्रकार से जो गुणसूत्र का जो क्या होता है, एक प्रकार से क्रोमेटिन तंतु होते हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र का जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग होता है वो क्या करता है? केंद्रिका का निर्माण करता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। और जो हमारा पांचवा कार्य हो जाएगा कि ये कोशिका के निर्माण में भी भाग लेता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रकार से कहाँ पर पाए जाते हैं? जो केंद्रिका के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब केंद्रिका में पाए जा रहे हैं तो एक प्रकार से वो कोशिका में तो पाए जा रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ये कोशिका के निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्र के हमने 5 कार्य को जाना।